आप भी टेंशन में हो क्या? टेंशन मत लो। इस वीडियो में हम अच्छे से बात करेंगे कि कैसे कैश ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है? हाय, आई एम संबित और मेरे बारे में सारी डिटेल्स इस डिस्क्रिप्शन में है। और इस चैनल में हम बात करते हैं करियर, मनी और बिजनेस के बारे में। और आज का टॉपिक है कि कैसे कैसे कैश ट्रांजैक्शन करने पे आपके पास इनकम टैक्स की नोटिस आ सकता है या फिर आपको पेनल्टी भी लग सकती है। सो बी अवेयर ऑफ दैट एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। नॉर्मली ये बिलीफ है कि कैश ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल नहीं है, मतलब कुछ हद तक ये सही था, लेकिन अब जब आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, सब कुछ यूनिफाइड हो गया है, एवरीथिंग इज लिंक टू योर बैंक अकाउंट्स, और सारी चीजें अब क्या बोलते हैं ऑटोमेटेड हो गया है, तो अभी बहुत इजी हो गया है आपके कैश ट्रांजैक्शन के हैबिट को ट्रैक रखना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एक सेक्शन 269 SS और 269 T के रूल के हिसाब से अगर कोई भी कैश ट्रांजेक्शन 20,000 से ज़्यादा हो रहा है और ऐसे बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल रहा है, देन दे कैन लेवी ए पेनल्टी ऑन यू। मतलब ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन एक ऐसा एक रूल भी है। और ऐसे ऐसे क्या क्या रूल्स है बहुत जो नॉर्मली कॉमन है हमारे डेली लाइफ में या फिर कैश ट्रांजेक्शन्स में, इस वीडियो में हम बात करेंगे और उसको क्यों आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये भी हम थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो सबसे नॉर्मल है कि कैश ट्रांजेक्शन्स इन सेविंग्स अकाउंट। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि क्वेश्चन ये है कि देयर इज ए लिमिट कि एक साल में या फिर एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितना कैश एक सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, एंड दैट लिमिट इज 10 lakhs। मतलब 10 lakhs इज नॉट ए हार्ड एंड फास्ट रूल, लेकिन अगर 10 लाख से ज़्यादा आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि ये पैसा किधर से आया, मतलब सोर्स ऑफ द कैश ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और कुछ लोग अब क्वेश्चन करेंगे कि मैं अगर यहाँ पे इस कनाडा बैंक में 10 लाख और SBI में 5 लाख, एक्सिस में 1 लाख डाल दूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज आपको एक साल में आप क्यूमुलेटिव कैश डिपॉजिट को अकाउंट में लिया जाता है, बिकॉज कि ये रूल है कि एवरी बैंक को सारे कैश ट्रांजैक्शन के बारे में CBDT को इन्फॉर्म करना होता है। CBDT कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपका जो क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है एक साल में वो 10 लाख से नीचे होना चाहिए, या फिर 10 लाख से अगर ज्यादा है तो आपके पास सफिशियंट प्रूफ होना चाहिए आपके इनकम के बारे में। नॉर्मली ये भी एक याद रखिए एक बात कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके एक फिनेंशियल पर्सोना होता है। फिनेंशियल पर्सोना मतलब क्या कि आपके इनकम, आपके एक्सपेंस, आपके इन्वेस्टमेंट, वो कैसे हैबिट से, फिनेंशियल टर्म्स में कैसे हैबिट है, मतलब फिनेंशियली आप एक कैसा इंसान हो उसके बारे में उनके पास एक पर्सोना होता है आपका। और अगर आपका कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन बहुत इरेगुलर लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, देन आपके पास नोटिस या पेनल्टी आ सकता है इवन इफ द डिपॉजिटेड अमाउंट इज लेस देन 10 lakhs। इसलिए बी केयरफुल कि आप कैसे क्या कर रहे हो। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है रिगार्डिंग फिक्स डिपॉजिट्स। ये भी पहला पॉइंट से सिमिलर है। आप ऐसे तो देखेंगे तो FD में कोई लिमिट नहीं है, लेकिन FD में लिमिट है अगर आप कैश के थ्रू FD खोल रहे हो तो। ऐसे एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा आप कैश के थ्रू FD नहीं खोल सकते। अगर खोलते हैं देन उसके लिए आपके पास सफिशिएंट प्रूफ होना चाहिए कि कैश के सोर्स के बारे में। इसलिए आपको पहले पैन कार्ड, और पैन कार्ड तो आपको बैंक में देना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ आपको इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि व्हाट इज द सोर्स। अगर कोई नोटिस आता है तो घबराना नहीं, आपके पास प्रूफ है, चिल करो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी उतना FD करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रूफ होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट नॉर्मली यंगस्टर्स के बीच में थोड़ा सा कॉमन हो गया है। नॉर्मली जो साइड बिजनेस करते हैं जॉब के साथ, या फिर बिजनेस करते हैं, कुछ साइड हसल्स करते हैं, उनके लिए वो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स थ्रू कैश। तो एक महीने में आप 1 लाख से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का बिल कैश के थ्रू पेमेंट नहीं कर सकते। दैट इज ए वेरी स्ट्रिक्ट रूल। अगर उससे ज़्यादा आप जाते हैं देन अगेन आपके ऊपर स्क्रूटिनी हो सकती है कि आपके इतना पैसा किधर से आया। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली लोग तो अभी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट क्रेडिट में करते हैं, UPI में करते हैं, फोन पे, मतलब गूगल पे, इवन बैंक वेबसाइट में हो जाता है। इन केस आप कैश के थ्रू करना चाहते हैं देन कीप दिस रूल इन माइंड। ओके, थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट जो है वो बहुत सिमिलर है हमारा जो पहला 2 पॉइंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, तो उसमें आप 10 लाख से ज़्यादा कैश के थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। अगर करते हैं देन अगेन यू नीड टू सबमिट द प्रूफ टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नॉर्मली ये थोड़ा सा बहुत कॉमन है, जो ऐसे काम करते हैं नॉर्मली उनके पास नोटिस आता है, ठीक है। तो इवन यहाँ पे अब कुछ लोग सोचेंगे कि यार गवर्नमेंट तो हमको डीमोरलाइज कर रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, हर कोई बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, कर लो। लेकिन अब हम करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट इज रियली गुड, गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट, बट ये हेल्दी तरीके से पैसा आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, जहाँ पे नॉर्मली इतना बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन बहुत इजीली हो सकता है, इवन मनी लॉन्ड्रिंग भी उसके जरिए में पहले होता था, दैट इज रियल इस्टेट, कि इसके थ्रू ब्लैक को वाइट करो। लेकिन अभी क्या हो गया है, द रूल इज वेरी स्ट्रिक्ट। अगर अर्बन एरिया में आप 50 लाख से ज़्यादा कोई एक रियल इस्टेट प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो एंड रूरल में 20 लाख से ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो कैश के थ्रू, देन आपको उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम अटैच करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी 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 स्ट्रिक्ट रूल। ये मैंडेटरी, आपको सोर्स ऑफ इनकम उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। तो मुझे इतना पता है कि रूल्स देर आर वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आपको सेल्स की डॉक्यूमेंट के साथ सेक्शन 26 QB के फॉर्म भी अटैच करना पड़ेगा, मतलब उसके साथ आपको TDS भी भरना पड़ेगा और उसके रिसीट उसके साथ अटैच करना पड़ेगा ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। मतलब प्रॉपर्टी की वैल्यू कुछ भी हो, नॉर्मली पहले ये 50 लाख से ज़्यादा था जैसे मैंने बोला पहले, लेकिन अभी तो मतलब एवरी प्रॉपर्टी फॉर एवरी परचेज यू नीड टू अटैच इट। अब आते हैं थोड़ा सा एक्सेप्शनल केसेस में। कुछ लोगों को मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इफ हस्बैंड गिव्स मनी टू वाइफ एंड फादर गिव्स मनी टू सन, उस केस में उस कैश ट्रांजेक्शन में क्या करना होगा, क्या वो भी टैक्सेबल है? नहीं, वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जेम्पशन क्राइटेरिया में एग्जेम्पशन कैटेगरी में आता है, प्रोवाइडेड कि जो वाइफ है या फिर जो सन है उसको उस कैश को कैसे यूज कर रहे हैं, फॉर नॉर्मली फॉर डेली हाउस होल्ड्स और फॉर द डेली एक्सपेंसेस। उस केस में कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से करो, चिल करो, पॉकेट मनी लो, मोबाइल खरीदो, आईफोन खरीदो, कुछ भी करो, नो इश्यूज। मत खरीदो, आईफोन इज ए बैड परचेज, बट यू गॉट माई पॉइंट, राइट। बट अगर वाइफ या सन उस पैसे को रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए कि स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, एनीवेयर रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं, देन उस इन्वेस्टमेंट पे जो उनको रिटर्न आता है उस पे टैक्स पे करना उस सन या वाइफ का लायबिलिटीज है। अगर वो उस टैक्स को पे नहीं करते देन दैट इज ए क्वेश्चन मार्क फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन आ सकता है यार। मतलब वहाँ पे तो कैश नॉन कैश का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे आता है टैक्स आप पे कर रहे हो कि नहीं पे कर रहे हो। तो कीप दैट इन माइंड, ईजी है, जितना आपका इनकम है आराम से टैक्स पे करो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ऊपर का जो 5 पॉइंट है ना उसको याद रखो, ठीक है। तो आज का ये वीडियो थोड़ा छोटा है, स्मॉल है, मतलब बहुत लोगों के लिए मे बी इट माइट नॉट बी वैलिड इन द डिजिटल एज, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं स्पेशली इन रूरल्स और छोटे सिटीज़ में, या फिर जो जिनके बिजनेस कैश रिच बिजनेस है, जो जिसमें कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली उनको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। और ऐसे कोई पैसा रखने का, पैसा बढ़ाने का कोई मतलब शॉर्टकट नहीं है। रूल्स के हिसाब से जाओ, योर बिजनेस विल बी हेल्दियर एंड योर डिसिप्लिन इन द बिजनेस विल बी हेल्दियर, ठीक है। एंड आई होप कि आई हैव शेयर सम लाइट ऑन द वेरी सेंसिटिव टॉपिक फॉर सम पीपल, दैट इज कैश ट्रांजेक्शन कैसे होते हैं और क्या उनके लिमिटेशंस हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट मी नो कि और क्या क्या ऐसे टॉपिक ला सकते हैं जो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क्स में है अभी, ठीक है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।